चौहान वाला रिवीजन करवा देता हूँ आपको। तो हमने सबसे पहले उनके ओरिजिन्स के बारे में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ हायर अल्टर पढ़ी थी, गिवन बाय चंद बरदाई इन हिज बुक पृथ्वीराज रासो। और उसने बताया कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के फायर अल्टार से 4 राजपूत जातियां थी, वो ओरिजिनेटेड हुई थी वहां से, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कालांतर में सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैणसी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। बिजोलिया का अभिलेख चौहानों के बारे में कहता है कि वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कालांतर में इसी के आधार पर दशरथ शर्मा अपनी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर कहते हैं कि हाँ वो बात सही है। बाद में आपके फतेहपुर के कायम खानी नवाब साहब, नियामत खान साहब, जो कवि जान के नाम से लिखते थे अपनी पुस्तक कायम रासो के अंदर, भी इसी सिद्धांत की रेक्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। कर्नल जम्सटोड चौहानों के बारे में कहता है कि वो लोग सक्सिथियन की संतान है, विदेशी है। विलियम क्रुक जो उनकी पुस्तक का संपादन करता है इस मत को मानता है। इसी प्रकार स्मिथ भी चौहानों को विदेशी बताते हैं, वो उनको होणों की संतान बताते हैं। पृथ्वीराज सेकंड का हांसी अभिलेख की हम बात कर रहे थे, हम आगे किसी और क्लास के अंदर आबू पर्वत के अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में पढ़ेंगे, जिन दोनों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। लेकिन चौहानों की जानकारी देने वाली तमाम पुस्तकें जैसे पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी राजा रहे हैं। वहीं एक सेवाड़ी से रायपाल चौहान का अभिलेख मिला जो उनको इंद्र के वंशज भी बताता है। इतनी ही भ्रांतियां उनकी उत्पत्ति स्थल को लेकर रही है, जो ये बताती है कि वो किसी समय अनंत प्रदेश, जो कि सिक्कर वाला इलाका था, से लेकर पुष्कर के बीच में किसी क्षेत्र पर रहे होंगे। पर फिर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनका मुख्य स्थल जो रहा था वो सपाद लक्ष्य था, जिसका मतलब होता है 1.25 लाख, तो संभवतः है उनके राज्य की जनसंख्या 1.25 लाख रही होगी, या कोई 1.25 लाख बीघा जमीन पर उनका कब्जा रहा होगा, और जिसकी राजधानी छत्रपुर या नागौर हुआ करती थी। जैसा कि रामकरण आसोपा कहते हैं कि लोग सांबर झील के आसपास रहे थे, इसलिए चाहमान कहलाने लग गए थे। बिजोलिया का अभिलेख हमें यह भी बताता है कि वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था, और यह भी बताता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी। वह अभिलेख वहां बहने वाली कुटिला नदी और उसके आसपास के भगवान शिव और जैन मंदिरों की भी जानकारियां देता है। उन मंदिरों को गांव दान के अंदर दिए गए थे, जैसे सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नाम का गांव दान में दिया था, उनकी जानकारी भी देता है, जिसे कि डोहली कहा जाता था। वो उस समय के प्रशासनिक विभाजन और प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी भी देता है। बिजोलिया अभिलेख उस समय राजस्थान के जितने भी नगर थे उनके क्या नाम रहे थे वो बताता है। वो कहता है कि जालोर को जाबालीपुर कहते थे, नागौर को छत्रपुर कहते थे, बिजोलिया को विजयावल्ली कहते थे, उपरमाल को उत्तमाद्री कहा जाता था। ऐसी तमाम जानकारी अभी उस अभिलेख से मिलती है, जो कि गुणभद्र द्वारा जिसकी प्रशस्ति कंपोज की गई थी, रिटन बाय कास्ट केशव एंड एनग्रेव्ड बाय गोविंद। विग्रह चतुर्थ का एक अभिलेख मिला है हमें, जो कि सरस्वती मंदिर से मिला था, जिसे कालांतर में राजपुताना म्यूजियम के अंदर प्रोटेक्ट किया गया। वो 4 जानकारियां देता है कि चौहानों का मूल पुरुष मालव जाति में उत्पन्न हुआ था, वह इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था, वह भगवान राम के बेटे कुश का वंशज था, और उसका नाम चाहमान था। हमने राजा पढ़े तो हम पढ़ रहे थे कि राजशेखर की प्रबंध कोश कहती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव ने सपाद लक्ष्य के अंदर चौहानों का राज्य स्थापित किया था। बिजोलिया अभिलेख कहता है कि इसी बंदे ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। बिजोलिया अभिलेख यह भी कहता है कि इसी का वंशज सामंत है जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, जहां से जानकारी उठाई गई। हम पढ़ते हैं कि चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे और गुवक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार राजा की सभा में वीर की उपाधि दी गई थी, लेकिन बाद में गुवक प्रथम ने नागभट्ट सेकंड की सब्जुगेशन मानने से इनकार कर दिया था। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान रूलर था। चंदन राज, जिसकी रानी आत्मप्रभा, जो कि भगवान रुद्र की भक्त होने की वजह से, फॉलोवर होने की वजह से रुद्राणी कहलाई, एक्सपर्ट इन योग प्रैक्टिस, पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की वर्शिप किया करती थी। हम वाकपति राज के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि 108 युद्धों के विजेता था, जिनके बेटे लक्ष्मण राज, लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह ने 950 ईस्वी के आसपास नाडोल में एक इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट बनाया था। विग्रह सेकंड, जो कि चालुक्य राजा मूलराज को हरा देता है तथा गुजरात के भरूच नामक स्थान पर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है। गोविंद थर्ड, जिसे कि पृथ्वीराज विजय के अंदर वेरी घट अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया है, और अकॉर्डिंग टू फरिश्ता उसने गजनी के रूलर को मारवाड़ पास नहीं करने दिया था। अजयराज, जो कि 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाते हैं तथा वहां पर किले का निर्माण करवाते हैं, चांदी तांबे के सिक्के चलवाते हैं, अपनी रानी सोमल देवी का नाम या सोमलेखा का नाम उन सिक्कों के ऊपर लिखवाते हैं। अजयराज ने
वहां के पार्श्वनाथ मंदिर को एक सुवर्ण कलश भेंट के अंदर दिया था, और दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में होने वाली डिबेट का चेयरपर्सन होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ था। अजमेर के अंदर अजयपाल को एक बाबा के रूप में पूजा भी जाता है, अजयपाल बाबा का मंदिर है वो। वहां पर भी कहते हैं किसी रानी का महल बना हुआ है, इसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है, जो कि संभवतः अजयपाल की कोई रानी रही होगी, ज्यादा जानकारी हमारे पास में है नहीं। फिर हम उसके बाद अरुणोराज के बारे में पढ़ते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने 1135 के आसपास तुर्कों की एक बड़ी सेना को, जिन्होंने नागौर को अपना मेन सेंटर बनाकर अजमेर पर आक्रमण कर दिया था, बुरी तरीके से हराया था। वह स्थान जहां पर वह युद्ध हुआ था यवनों के रक्त से अपवित्र हो गई थी। अतः अरुणोराज ने उस भूमि पर पुष्कर अरण्य की तरफ से आने वाली चंद्रा नदी का पानी रोककर एक झील का निर्माण करवाया। क्योंकि अरुणोराज को आनाजी भी कहा जाता था, इसलिए उस झील को हम आना सागर झील के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद अगले 20 वर्षों तक तुर्कों की पुनः अजमेर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। चौहान हालांकि शैव मतावलंबी थे, लेकिन फिर भी अरुणोराज ने पुष्कर के अंदर एक ब्रह्म मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया था, उसने गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह को हराया और उसकी बेटी कांचन देवी से विवाह किया। लेकिन कालांतर में गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया तथा उसे अपनी बेटी जालन देवी की शादी कुमारपाल से करनी पड़ी थी। इस विजय के बाद कुमारपाल चित्तौड़ गया था तथा उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि भोज परमार द्वारा बनाया गया था, उसका नाम बदलकर समाधीश्वर मंदिर कर दिया था। वहां पर इस हास्य का अपना एक अभिलेख भी लगवाया था उसने। कहा जाता है कि अरुणोराज को उसके बेटे जगदेव ने मार दिया था। उसके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नाम के विद्वान रहा करते थे और उसने खड़तरगच्छ जैन संप्रदाय के लोगों को लैंड ग्रांट इश्यू किए थे। हमने पढ़ा कि अरुणोराज की 2 रानियां है, जिनमें एक तो मारोठ की जोया राजकुमारी सुधवा थी और दूसरी गुजरात की चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी थी। सुधवा से उसे जगदेव और विग्रह चतुर्थ नाम के 2 बेटे हैं, और जिनको हम जानते हैं, और कांचन देवी से उसे सोमेश्वर नाम का एक बेटा हुआ था। जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड था, विग्रराज के बेटे अपरगंगे और नागार्जुन थे, और सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज थे। जगदेव अपने पिता की हत्या करके राजा बना था, लेकिन सामंतों ने थोड़े दिनों में उसे अपदस्थ कर दिया और उसकी जगह पर विग्रह चतुर्थ को राजा बनाया, जिसके बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसका समय सपादलक से अजमेर के चौहानों का गोल्डन एरा था। उसने दिल्ली और हांसी को जीत लिया था, यह जानकारी बिजोलिया अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तथा उसने शेखावटी के बाबरा नामक स्थान तक पहुंची एक बड़ी तुर्क सेना का मुकाबला किया और उन्हें वहां से भगा दिया। ऐसा वह अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर लिखवाता है और कहता है कि मैंने मल्लेच्छों का आर्यवर्त से मूल उच्छेदन डिरूटेड किया उनको। मैं चाहूंगा कि मेरे सक्सेसर भी उनको अटक नदी तक लिमिट करके रखें। यह अभिलेख अशोक के टोपरा अभिलेख पर लगवाया गया था, जो कि हरियाणा में स्थित एक जगह है। शिवालिक की पहाड़ियां जहां सहारनपुर और यमुनानगर के आसपास में मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक इस अभिलेख को उठाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर लगवा देता है। उसी महान विग्रहराज चतुर्थ ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था, उसने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला या सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। वहां के अभिलेख की बात हम पूर्व में कर चुके हैं। वह बहुत अच्छा लेखक था और उसने हरकेली नामक एक नाटक लिखा, जो कि भारवी के किरात अर्जुन नियम पर आधारित है। उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाम का एक और ड्रामा लिखा, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी वसंतपाल की पुत्री दसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तथा यही पुस्तक हमें बताती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराकर यहां से भगा दिया था। इन दोनों नाटकों की पंक्तियां उस सरस्वती मंदिर या सरस्वती पाठशाला जो थी उसकी दीवारों पर खुदवाई गई थी। कालांतर में उस मंदिर और पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे हम 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जहां पर पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। उस विग्रहराज चतुर्थ को ने बिशलपुर नाम के एक नगर की स्थापना की, तालाब बनवाया तथा गोकर्णेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इस वजह से उसे बिशल देव कहा जाता है तथा कवियों को अपने समीप रखने की वजह से उसे कवि बांधव या कवि बंधु भी कहा जाता है। ब्रदर ऑफ पोइट या फ्रेंड्स ऑफ पोइट कहा जाता है उसे। और हमने उसके बारे में पढ़ा कि जो विग्रह चतुर्थ था, उसके टाइम में कोई जिनदत्त सूरी नाम के एक विद्वान थे, जिनका दादाबाड़ी में स्मारक बना हुआ है, और जो उस समय क्षत्रियों को हिंसा छोड़कर व्यापार का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। वहीं एक दूसरे जैन विद्वान भी जो धर्मघोष सूरी है, उनके कहने पर विग्रह चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। एनिमल किलिंग बैन कर दी थी उसने। 11 के दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। हमने पढ़ा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अपरगंगे बना, लेकिन थोड़े दिनों में जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने उसे अपदस्थ करके शासन ग्रहण कर लिया। हांसी अभिलेख ये बताता है कि पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख है, इसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया और उसने हांसी पर अपने मामा गुहिल कुल किलहण की नियुक्ति की थी और हांसी में एक महल का निर्माण भी करवाया था। उसका भीलवाड़ा के धोड़ गांव से मिला हुआ एक अभिलेख, जो कि रूठी रानी के मंदिर में लगा हुआ है, यह बताता है कि उसने अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त किया था और उस रूठी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया। उसी सुहाव देवी के नाम पर उसने मिनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था।
पृथ्वीराज सेकंड के निसंतान मरने की वजह से उनके एक और भाई सोमेश्वर, जो कि गुजरात के चालुक्यों का भांजा था, अभी तक गुजरात में रह रहा था, सामंतों द्वारा बुलाया गया, जो अपनी पत्नी कर्पूरी देवी और अपने दो पुत्रों पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज के साथ वहां से आता है और अजमेर में शासन स्थापित करता है। जब वो चालुक्यों के दरबार में अपने ननिहाल में रह रहा था तो उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन को मारकर बहुत फेम प्राप्त की थी। इसी समय उसने कलचुरी राज्य में चैदी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी से शादी की थी, जो कि अचल राज की पुत्री थी। अजमेर में उसने वैद्यनाथ का मंदिर बनवाकर ब्रह्मा विष्णु की महेश की मूर्तियां लगवाई और 5 अन्य मंदिर बनवाए, जिन्हें वो 5 कल्प वृक्ष कहा करता था। बिजोलिया अभिलेख कहता है कि उसने रेवणा नाम का गांव पार्श्वनाथ मंदिर को दान में दिया था और उसकी उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। उसने न केवल अपने पिता अरुणराज बल्कि स्वयं की मूर्ति भी लगाकर मूर्ति कला को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया था। हम पृथ्वीराज थर्ड पढ़ रहे थे, जिसके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। मात्र 11 साल की उम्र में 1177 के अंदर जब वो राजा बनता है तो उसकी माता कर्पूरी देवी उसकी पैटर्न बनती है, गार्जियन बनती है और अपने मंत्रियों कदम्बवास, भुवन, मल, स्कंद, वामन और सोड के माध्यम से सत्ता चलाती है। एक वर्ष बाद जब वो गार्जियनशिप से बाहर आया पृथ्वीराज, उसी समय उसके 2 कजन्स अपरगंगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। नागार्जुन गुड़गांव को मुख्य केंद्र बनाकर विद्रोह कर देता है अपने सेनापति देवभट्ट की सहायता से, और पृथ्वीराज ब्रूटली किल्ड, बहुत ढंग से उन दुश्मनों को मार देता है। उसके बाद एक भांडानक जाति जो किसी समय सतलज के आसपास रहा करती थी, कालांतर में गुड़गांव और हिसार के आसपास के क्षेत्रों में बस गई थी और अब मथुरा, अलवर और भरतपुर में दहाड़े मार रही थी। 1182 में पृथ्वीराज चौहान उन पर हमला करता है और उनको समाप्त कर देता है, जिसकी जानकारी हमें जिनपति सूरी देते हैं। उसी वर्ष 1182 में उसने महोबा के चंदेल राजा परमार्दी देव पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने पृथ्वीराज के कुछ घायल सैनिकों को मरवा दिया था। आला और उदल नामक परमार्दी देव चंदेल के 2 बहादुर सेनापति युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज जीतता और पंचुन राय को महोबा का प्रशासक बनाकर वापस लौट जाता है। 1184 में नागौर के युद्ध के अंदर भीम सेकंड चालुक्य से, जो गुजरात का राजा था, उसकी टक्कर होती है, जिसका कारण एक तो यह था कि नाडोल में दोनों राज्यों की सीमाएं टकरा रही थी तथा अब चालुक्य राजा शाकंभरी तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि दोनों ही आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, पर पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था, इसलिए भीम से नाराज था। लेकिन 1187 तक जाते जाते जगदेव प्रतिहार, जो कि चालुक्य राजा का एक मंत्री था, उसने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी थी। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के साथ में पृथ्वीराज की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, जिसका कारण यह था कि दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं जो थी आपस में टकरा रही थी। जयचंद था वो चंदेलों को सपोर्ट कर रहा था, उनके साथ गठबंधन बना रहा था। एक कारण यह बताया जाता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान किडनैप कर लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। इस बात को दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और सीवी वैद्य स्वीकार करते हैं। तराइन के पहले युद्ध के अंदर जो मोहम्मद गोरी के साथ 1191 में हरियाणा के करनाल नामक जिले के अंदर हुआ था, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सामंत गोविंदराज तोमर की सहायता से मोहम्मद गोरी को हरा देता है, जो कि तबर हिंद या भटिंडा पर कब्जा करके वह किला अपने काजी जियाउद्दीन को देकर आगे लड़ाई करने के लिए आ गया था। वह किला भी वापस छीन लिया गया, काजू जियाउद्दीन को भी पकड़ लिया गया था। बहुत सा धन लेकर काजू जियाउद्दीन को छोड़ा गया, वो यहाँ से भाग गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर एक बार फिर गोरी वापस आ जाता है 1192 में, उसी मैदान के अंदर 1 साल बाद में। इस बार छल, बल, विश्वासघात की सहायता से गोरी अचानक रात को सोई हुई सेना पर आक्रमण कर देता है और गोरी इस युद्ध को जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास पकड़कर मार दिया गया। हालांकि हसन निजामी कहता है कि उसने कुछ दिनों तक पृथ्वी गोरी के अधीन अजमेर में शासन किया था, उसके बाद उसने बगावत की, उसके बाद उसको मार दिया गया था। हम पढ़ते हैं कि क्या कारण थे कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हार गया था। तो हम देखते हैं कि एक तो आस पड़ोस के राज्यों के साथ जब उसके डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी गोरी के खिलाफ। दूसरा, जब इतने डिस्प्यूट्स आसपास वालों के साथ में चल रहे थे तो उसकी बहुत सारी सेना उधर इंगेज हो रखी थी। स्कंद, उदयराज जैसे कई सेनापति उसके इस युद्ध के अंदर नहीं गए थे और सोमेश्वर जैसा एक सेनापति दुश्मन की तरफ जाकर मिल गया था। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि गोरी एक अच्छा कमांडर इन चीफ था और उसने अपनी डिप्लोमेसी से पृथ्वीराज को हरा दिया था। हम यह भी देखते हैं कि तराइन के पहले युद्ध के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में 1 वर्ष का समय है और पृथ्वीराज चौहान अपनी तैयारियों की तरफ ध्यान नहीं देता है और गोरी को तैयारियां करने का पूरा मौका मिल गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ के राजस्थान के राजा अक्सर हाथियों पर लड़ते थे तथा घोड़ों की लड़ाई के अंदर हाथी हमेशा हारते हुए दिखाई दिए। यहाँ के राजाओं के शस्त्र बहुत भारी हुआ करते थे। तुर्कों की हल्की तलवारें बहुत जल्दी दुश्मनों को मार सकती थी, जबकि भारी हथियार अब उतने अच्छे नहीं रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि इस तराइन के दूसरे युद्ध से हार से भारत पे क्या परिणाम आए। तो भारत पर यह परिणाम आया कि 1192 के बाद भारत पर एक फॉरेन रूल की सीरीज शुरू होती है जो टिल इंडिपेंडेंस जारी रहती है। गोरी के सक्सेसर के लिए अच्छा मौका था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े राजा को हराने के बाद भारत पर उनका अधिकार बहुत सरल सा हो गया था। राजपूतों की जो राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जो अपने पीक पर पहुंचे हुए थे कि लगभग उत्तर भारत पर उनका कब्जा था, यहाँ पर समाप्त हो जाता और इसके बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया था। हालांकि आर्ट एंड कल्चर पर कुछ मिले जुले प्रभाव आए, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए कि कंपोजिट कल्चर इंडो इस्लामिक
कल्चर आई जिसके असर हमें स्थापत्य कला में, चित्रकला में, संगीत, सब जगह पर देखने को मिलते हैं, जो कि हम मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला, मुसलमानों में जहां सूफी, वहीं हिंदुओं के अंदर भक्ति आंदोलन चला, जिसने दोनों धर्मों के बीच एक पुल बांधने का काम किया, सामंजस्य बनाने का काम किया। हालांकि तुर्कों द्वारा दिखाई गई नरसंहिता में हिंदू और बौद्ध कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचा, मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़ दिए गए, किताबें जला दी गई, विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए। हम देखते हैं कि 1200 ईस्वी के बाद में बौद्ध संस्कृति का भारत में अधिक कोई नाम लेवा नहीं बच पाया था। पृथ्वीराज चौहान न केवल योद्धा था, बल्कि वो बहुत अच्छा विद्वान था। उसने एक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बनाई थी, जिसको पद्मनाभ संभाला करते थे, जो विग्रह चतुर्थ के टाइम से यही काम किया करते थे। वहां भी डिबेट्स वगैरह कंडक्ट करवाई जाती थी। इवन कहते हैं पृथ्वीराज चौहान खुद 6 भाषाएं जानता था। हम ये भी पढ़ते हैं कि उसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे। चंद्रवरदाई, जिसे हम पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते हैं, अपना पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी, जिसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, फर्स्ट एपिक ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। जैनक, जो कि कश्मीरी कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक बेहद हिस्टोरिकल बुक लिखी। बागेश्वर जनार्दन थे, आपके या विश्वरूप थे, आशाधर थे, ऐसे कई विद्वान उसके दरबार में और रहा करते थे। राय पिथौरागढ़ का किला बनाने के कारण उसकी उपाधि थी, चूंकि बहुत सारी जीत हासिल की, इसलिए विद्वानों ने उसको दल पोंगल कहा था। हालांकि कई इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि वो इमेच्योर कमांडर था और उसमें फोरसाइट नहीं थी, आगे की तरफ सोचने वाला नहीं था, क्योंकि त्राइन के दूसरे युद्ध में वह हार गया था तथा उसने त्राइन के पहले युद्ध के बाद भागती हुई सेना का आक्रमण नहीं किया था और गोरी द्वारा माफी मांग लेने पर उसे छोड़ दिया था, जो कि कालांतर में उसके लिए घातक हुए। पर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि त्राइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। वह तमाम युद्धों के अंदर विजेता रहा था, इसलिए केवल एक हार के आधार पर उसको इमेच्योर नहीं कहा जा सकता। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दुश्मन की भागती हुई सेना का पीछा नहीं करना और दुश्मन को माफी मांग लेने पर छोड़ देना पृथ्वीराज चौहान की गलती नहीं है, बल्कि उस समय की मांग थी, उस समय की वैल्यूज थी। सनातन संस्कृति यह कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ दिया जाना चाहिए, तथा दुश्मन की सेना भाग रही हो तो उसका मुकाबला नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान केवल अपने उन वैल्यूज को फॉलो कर रहा था, इसके अलावा उसकी कोई भी दूसरी बात नहीं थी। मुझे लगता है ऐसा वह नहीं करता तो हम उसको याद भी नहीं करते। हम उसको याद इसीलिए करते हैं कि वो अपने वैल्यूज के ऊपर टिका रहा था। भले ही उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेड द रूट ऑफ स्लेवरी फॉर इंडिया, पर फिर भी मिडिवल हिस्ट्री के अंदर उसकी जो भी सिग्निफिकेंस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। ये हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में